हेलो एवरीवन। हाँ भाई, क्लास 10 साइंस की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसमें लेसन 1 अपन कंप्लीट कर चुके थे। लेसन 2 अपना चल रहा है जिसमें एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी भाई। ये अपनी सेकंड क्लास है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ये बात। क्लास नंबर 2 है ना, लेसन 2 की क्लास सेकंड है ये। हाँ भाई, देखिए पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था अम्ल, क्षारक और लवण के प्रकार का, जिसमें अपन ने अम्लों का प्रकार देख चुके थे। अम्लों के जो टाइप्स आपने देखे हैं वो दो प्रकार से देखे हैं। एक तो देखा अपने स्रोतों के आधार पर जो कि दो थे, प्राकृतिक अम्ल और कृत्रिम अम्ल, और दूसरा था प्रबलता के आधार पर, वो भी दो प्रकार के थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वैसे ही आज अपन बात करते हैं क्षारकों के प्रकार, फिर बात करेंगे लवणों के प्रकार। तो सेकंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं, क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के प्रकार, यहां पर जो अपन इसका टाइप देखेंगे ना वो केवल एक ही देखेंगे, प्रबलता के आधार पर। ठीक है भाई, तो मैं ये चीज भी मेंशन कर देता हूं, किस आधार पर देखेंगे अपन, प्रबलता के आधार पर। प्रबलता का मतलब होता है मजबूती। यदि क्षार, अब देखो मजबूती का मतलब क्या है पहले वो सुन लीजिए। क्षार जो होते हैं ना वो जल में कैसे आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास दो क्षार है A और B, तो ये भी OH माइनस देगा और ये भी OH माइनस देगा। लेकिन A ने मान लीजिए किसी जल में, किसी जलीय विलयन में 100 OH माइनस आयन दिए और इसने 50 ही दिए, तो ये ज़्यादा मजबूत होगा, इसे बोल देंगे प्रबल क्षार। ये इसकी बजाय कमजोर होगा, इसलिए बोल देंगे दुर्बल क्षार। तो प्रबलता के आधार पर क्षार दो प्रकार के हो गए, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबलता के आधार पर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो पहला तो आपका होगा प्रबल क्षार, सेकंड आपका होगा दुर्बल क्षार। अब वन बाय वन अपन एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई। हाँ, तो सबसे पहला जो अपना अपन डिस्कस करेंगे वो है प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार का मतलब क्या हुआ कि वे क्षार जो जल में अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देंगे प्रबल क्षार कहलाएंगे, सिंपल सी बात है। और वे क्षार जो जल में कम मात्रा में OH माइनस आयन देंगे दुर्बल क्षार कहलाएंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, वे क्षार जो जल में अधिक मात्रा में, जो जल में अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। यदि मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ना प्रबल क्षार होते हैं भाई। सेकंड बात करते हैं अपन दुर्बल क्षार की। तो दुर्बल क्षार क्या होगा, ये जल में कम मात्रा में OH माइनस आयन देंगे। परिभाषा लिखिए भाई,
वे क्षार जो जल में कम मात्रा में, अपेक्षाकृत कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, कम मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं, है ना भाई। यदि इसमें एग्जाम्पल की बात करें अपन, दुर्बल क्षार के अंदर यदि मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो एग्जाम्पल देखना भाई कौन कौन सा एग्जाम्पल है। इसमें आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक आपको याद रखना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। ये सूत्र ऐसा ही क्यों बना है, ध्यान रखना। मैंने इस सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक करवाया था रासायनिक सूत्र बनाना, यदि वो आपका क्लियर है तो यदि मैंने बोल दिया जिंक हाइड्रोक्साइड, आपकी जुबान पर तुरंत आएगा ZnOH का होल ट्वाइस। ये सारे सूत्र आप लोग ना बनाना सीख जाओगे, तो पहले वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है भाई, ध्यान रखना। यदि ये सारे सूत्र आपके टिप्स पर होने चाहिए, यदि आप लोग ऐसा चाहते हो तो पहले दोनों वीडियो ढंग से आराम से देख के आना भाई, है ना। तो पहला एग्जांपल है दुर्बल क्षार का अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर याद रखना आपको जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, फिर CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना भाई। यह क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सेकंड हाइड्रोक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, दुर्बल क्षार के हैं। तो ये क्षारकों का प्रकार कंप्लीट है, केवल एक ही आधार पर देखेंगे अपन, प्रबलता के आधार पर। अब डिस्कस करते हैं लवणों के प्रकार। हाँ भाई, लवणों के प्रकार। और लवणों का जो प्रकार देखेंगे ना, ये भी अपन एक ही आधार पर देखेंगे, प्रबलता के आधार पर। या यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पे नाम चेंज करना चाहूँ तो और बेटर रहेगा, pH के आधार पर, ये बेटर रहेगा, pH के आधार पर। pH क्या है क्या नहीं है ये अभी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, हल्का सा। बाकी pH थोड़ी देर बाद अपन एक टॉपिक लेंगे, यानी आगे टॉपिक आएगा pH स्केल का, वहाँ पे ना कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ pH स्केल, pH क्या होता है। देखो, आपको पता है स्वाद के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अम्ल, क्षार या लवण। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक स्केल होता है जिसे हम बोलते हैं pH स्केल। इसमें क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक मान अंकित होते हैं और बीच में मिड वैल्यू मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। यदि किसी पदार्थ का pH मान 0 से 7 के बीच आ रहा है तो वह पदार्थ होता है अम्ल। कैसा होगा, अम्ल। यदि 7 से 14 के बीच आ रहा है तो वो होगा क्षार, और यदि एग्जैक्ट 7 आ रहा है तो वो होता है उदासीन। अभी हाल फिलहाल के लिए ये वाली चीज़ आप याद रख लो, बाकी आगे मैं टॉपिक लूँगा pH स्केल का, वहाँ पे कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो एक pH स्केल होता है, 0 से 14 तक मान अंकित होता है, बीच मैंने 7 लिख दिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता है। यदि किसी पदार्थ का pH मान 0 से 7 के बीच आ गया तो वो अम्ल है, 7 से 14 के बीच आ गया तो क्षार है, 7 आ गया तो उदासीन है, ठीक है। इतना याद रख लो बस, फिर बाकी बातचीत इसमें जो टॉपिक आएगा pH स्केल का वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लवणों का प्रकार आधार एक ही है, प्रबलता के आधार पर या सबसे बेटर रहेगा pH के आधार पर। देखना भाई, इस आधार पर ना 3 प्रकार के होते हैं, पहले मैं वो लिख देता हूँ फिर सारी बातचीत करेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
इस आधार पर जो लवण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से? पहला होगा अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। सेकंड होगा क्षारीय लवण और तीसरा होगा उदासीन लवण। सुनना भाई, कहानी सिंपल सी है, बस कभी सुनी नहीं है आपने, बस फर्क ये है। सुनना भाई, इसको तो मैं थोड़ा करता हूं ऊपर की तरफ और अब देखना ध्यान से। एक चीज मुझे बताओ, एक्चुअल में ना ये जो लवण होता है ना, इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, पहले अपन उसकी बात करेंगे और फिर अपन इसके जो टाइप्स है ना, प्रबल, ये अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण, इस पर चलेंगे। देखना भाई, आपको पता है लवण का फॉर्मेशन होगा कैसे। जैसे मैंने यहां पे लिखा अम्ल और यहां पे लिखा क्षार, ठीक है। दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो बनेगा लवण प्लस जल। ये चीज आप लोग जानते हो, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अम्ल क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल का निर्माण होता है। लेकिन देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो अम्ल है ना, ये प्रबल अम्ल हो। अम्ल कैसा हो? प्रबल अम्ल हो। अम्ल कैसा हो भाई? प्रबल अम्ल हो। और क्षार कैसा हो? ये भी प्रबल क्षार हो। भाई आपने अभी टाइप देखे थे प्रबलता के आधार पर, अम्ल प्रबल अम्ल भी हो सकता है, दुर्बल अम्ल भी हो सकता है, क्षार प्रबल भी हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है। अब देखना, ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों से मिलकर के बनेगा लवण और जल। ये तो बनेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन ध्यान से देखना, अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, दोनों बराबर टक्कर के हैं, दोनों प्रबल है। इसलिए जो लवण बनेगा ना वो उदासीन बनेगा। कैसा बनेगा? उदासीन। भाई अम्ल के प्रभाव को क्षार खत्म कर देगा, क्षार के प्रभाव को अम्ल खत्म कर देगा, और दोनों बराबर के टक्कर के हैं। तो ये इसके प्रभाव को नष्ट करेगा, ये इसके प्रभाव को नष्ट करेगा। तो जो लवण बनेगा वो ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, दैट मीन्स उदासीन होगा। ये बात क्लियर? यदि मान लीजिए अम्ल दुर्बल हो, ये भी दुर्बल हो, तो भी उदासीन ही बनेगा, क्योंकि दोनों की सेम कंडीशन है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अम्ल तो कैसा हो? प्रबल हो, और क्षार भाई साहब कैसा हो? दुर्बल हो, क्षार कमजोर हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई। अब देखना, ये अम्ल है और ये क्षार है, तो लवण तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। लवण और जल तो बनना है ही। लेकिन ध्यान से देखना, अम्ल यहाँ पे प्रबल है, क्षार दुर्बल है, यानी अम्ल है ना वो मजबूत है। वो क्या है? मजबूत है। तो जो गुण दिखाई देगा ना वो मजबूत यानी प्रबल का दिखाई देगा। प्रबल कौन है? अम्ल है। तो लवण तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे अम्ल कैसा है? प्रबल है। तो जो भी लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा। कैसा लवण बनेगा भाई? वो अम्लीय लवण बनेगा। बात समझ में आ गई? इसको हम देखो इस प्रकार समझ सकते हैं, भाई अम्ल है तो इसमें H+ आयन होंगे, क्षार है तो इसमें OH- आयन होंगे। मान लीजिए प्रबल अम्ल है तो इसमें 50 H+ आयन है, और ये दुर्बल क्षार है तो इसमें 25 OH- आयन है। अम्ल हमेशा क्षार का गुण नष्ट करेगा, क्षार अम्ल का करेगा। अब 25, भाई 50 के मैं 2 टुकड़े कर सकता हूँ, 25H+ और 25H+। तो ये 25H+ से 25 OH- कट जाएगा, लेकिन अभी भी ना 25H+ बचे हुए हैं, यानी कौन सा गुण बचा हुआ है? अम्लीय। इसलिए जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? अम्लीय बनेगा। हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? यदि दोनों प्रबल है तो लवण उदासीन बनेगा, दोनों दुर्बल है लवण उदासीन बनेगा। लेकिन अम्ल तो प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो लवण अम्लीय बनेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अम्ल तो कैसा हो? दुर्बल हो, अम्ल कैसा हो? दुर्बल, और क्षार कैसा हो भाई? प्रबल हो। यहां पर भी देख लीजिए क्या कंडीशन हो रही है। भाई अम्ल है और क्षार है तो लवण तो बनेगा
और साथ में जल भी बनेगा। लेकिन लवण होगा कैसे? देखो, अम्ल दुर्बल है, क्षार प्रबल है। अब यहाँ पे प्रबल कौन है? क्षार। तो जो लवण बनेगा वो भी कैसा बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा। इस आधार पर जो लवण होते हैं वो 3 प्रकार के हो चुके हैं: उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। बात समझ में आ गई? परिभाषा सिंपल सी है। जब प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा, उदासीन लवण बनेगा। और इसका पीएच मान कितना होगा? उदासीन का होता है 7, अभी बताया था। यदि प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय लवण बनेगा और इसका पीएच होगा 0 से 7 के बीच, क्योंकि 0 से 7 के बीच प्रकृति अम्लीय होती है। दुर्बल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा तो क्षारीय लवण बनेगा और इसका पीएच होगा 7 से 14 के बीच। बात समझ में आ गई? बस यही बातें इन तीनों के अंदर अपन लिखने वाले हैं। तो चलो 1 बाय 1 एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं भाई। एक मिनट में रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेता हूँ प्रॉपर चल रहा है ना। हाँ भाई, सब ठीक है, एकदम प्रॉपर वे में चल रहा है। हाँ, देखो भाई, आगे स्टार्ट करने से पहले एक तो आप लोग ना थोड़ा सा भाई आपकी सपोर्ट की अति आवश्यकता है। वीडियो को आपको ना अधिकतम शेयर करना है भाई, नीडी बच्चों तक पहुंचाओ। अरे आप लोग इस चीज़ को समझो ना, अभी आपके पास अप्रैल मई जून 3 महीने हैं। आप चाहो तो इन 3 महीनों के अंदर क्या कुछ नहीं कर सकते। इन 3 महीनों के अंदर आप लोग क्लास 10 साइंस का कंप्लीट सिलेबस निकाल सकते हो भाई, पूरे सिलेबस निकाल सकते हो, पुराने साल के सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो। और ये सुविधा हम आपको दे रहे हैं। सारी क्लासेज कॉन्सेप्ट से एकदम इजी कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर सिखाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग सारी क्लासेज लीजिए। लिखने की भी टेंशन नहीं है भाई, नोट्स बनाने में टाइम लगता है उसकी भी दिक्कत नहीं है। आपका अपना ऐप है भाई, प्ले स्टोर पर जाइएगा, गुरु एकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से परचेज कर लो भाई। ठीक है, तो नोट्स हो जाएंगे, क्लास यहाँ से लो, बाद में याद करके लिख लिख के याद करो, आराम से आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है, और इन 3 महीनों के अंदर यदि आपने ये काम कर लिया तो जैसे आप लोग जुलाई के अंदर एडमिशन लोगे, मतलब जुलाई में जैसे आप लोग स्कूल जाओगे, आपका ना काफ़ी सारा बर्डन, बहुत कम बर्डन हो जाएगा आपका, क्योंकि साइंस जैसे सब्जेक्ट आपका क्लियर रहेगा। तो आपको ना मोटिवेशन भी मिलेगा, आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी स्कूल में। हाँ भाई, चलो एक बुक तो मेरे कंप्लीट है ना। आप लोग बच्चों से क्वेश्चन करोगे, समझ रहे हो ना बात को, तो कितना अच्छा आपको पॉजिटिव फील होगा ये चीज़। तो 3 महीनों का ना आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। ठीक है भाई, सारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा हर चीज़, और आसान भाषा में ही लिखवाऊंगा। फिर काहे की दिक्कत है भाई, है ना। तो क्लासेज लीजिए अच्छे से, नोट्स वहाँ से बाई कीजिए, पुराने साल के क्वेश्चंस बाई कीजिए, और बच्चों तक वीडियो को शेयर करना है भाई, अधिकतम बच्चों को जोड़ने हैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, तो पहला देखते अपन अम्लीय लवण। हाँ भाई, तो लवण का निर्माण तो कब होगा? जब अम्ल और क्षार आपस में जुड़ेंगे। लेकिन लवण कैसा है? अम्लीय। यानी अम्लीय का मतलब जो क्षार अम्ल होगा वो प्रबल होगा, क्षार दुर्बल होगा। तो ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ, जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार, जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार को आपस में मिलाया जाता है, को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। तो बनने वाला लवण अम्लीय लवण होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। क्लियर है भाई?
यदि मैं इसका pH की बात करूं तो अम्लीय लवण का pH कितना होगा, 0 से 7 के बीच। तो यहाँ पे लिख देते हैं अम्लीय लवणों का pH, अम्लीय लवणों का pH मान 0 से 7 के बीच होता है, 0 से 7 के बीच होता है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, देखो एग्जाम्पल ना बिल्कुल आसान है बनाना इसका। कैसे, देखना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। यहां पर मैं एक तरफ तो लिख रहा हूं परबल अम्ल, ध्यान से देखना, यहां पे तो मैं लिखूंगा परबल अम्ल, यहां पे लिखूंगा द्रुबल अम्ल, यहां पे लिखूंगा प्रबल क्षार। एग्जाम्पल बनाना बिल्कुल आसान है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखूंगा मैं दुर्बल क्षार। ध्यान से देखना, प्रबल अम्ल में आपने जो एग्जाम्पल लिखे थे वो लिखे थे HCl, H2SO4 एंड HNO3। दुर्बल अम्ल में आपने लिखा था एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH, और एक लिखा था हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। प्रबल क्षार के अंदर आपने एग्जाम्पल लिखा था NaOH और KOH, NaOH और KOH। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिखे हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और एक लिखा था कॉपर सेकंड हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा था। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये ना अभी काम देने वाली चीज है। कैसे, सुनना। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लिखेंगे अम्लीय लवण का। तो अम्लीय लवण का मतलब क्या हुआ, प्रबल तो अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। अम्ल कैसा है, प्रबल, क्षार कैसा है, दुर्बल। तो यूं क्यों नहीं करते आप लोग कि ये जो प्रबल अम्ल है इसकी क्रिया दुर्बल क्षार से करवा दो। जैसे प्रबल अम्ल आपने लिया HCl, ठीक है, और उसको पहले मिला दो NH4OH में, NH4OH। देखो क्या बनेगा, H प्लस होता है Cl माइनस होता है, NH4 प्लस होता है Cl माइनस होता है। तो इसका प्लस का वन, इसका जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ जुड़ेगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा। H प्लस, प्लस का वन होता है, OH का माइनस का वन होता है, प्लस के वन से माइनस वन कट जाएगा, तो यहाँ पे तो H2O बनेगा। और आप लोग जानते हो लवण और जल बनता है, जल बनी गया। लवण कैसे बनेगा, NH4 प्लस वन होता है, Cl का माइनस वन होता है, कट जाएगा, बन जाएगा NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। तो यहाँ पे जो लवण बना है ये कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है, तो लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा। तो पहला एग्जाम्पल क्लियर है। इसके अलावा देखो, अब आपने ना HCl के साथ इसको मिलाया है, HCl के साथ इसको मिला दो, फिर HCl के साथ इसको मिला दो, फिर इसको, फिर इसको। तो 5 एग्जाम्पल तो ये हो गए। फिर पकड़ लो H2SO4, इसको इसके साथ ये मिला दो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 5 एग्जाम्पल फिर तैयार है। फिर इसके साथ पांचों को मिला दो, 5 एग्जाम्पल फिर तैयार है। तो इनसे ना 15 एग्जाम्पल बना सकते हैं अम्लीय लवण के। बात आ रही है समझ में, अरे आ रही है ना। तो मैं एक ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ NH4Cl, आप लोग ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं भाई, प्लस माइनस करके, और ये मैंने सिखा रखा है। तो इसका एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। बिल्कुल आसान है ना भाई। भाई आपको करना क्या है, प्रबल अम्ल लेना है और दुर्बल क्षार लेना है और आपका काम हो जाएगा भाई, है ना। चलो आगे देखो। इस प्रकार आप लोग ना काफ़ी सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एक दो एग्जाम्पल और लिखवा देता हूँ जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं। जैसे
NH4Cl बन गया। यदि मैं HCl के साथ AlOH का ओल्ट्रेस मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, AlCl3। तो यहाँ पे लिख दो AlCl3। इसके अलावा देखो, चलो एक ZnSO4 बना दो, ZnSO4, एक CuSO4। ऐसे ना काफ़ी सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। देख लो ZnSO4 कैसे बनेगा, इसकी क्रिया इससे करा दो, H2SO4 से इसकी क्रिया, तो ZnSO4 प्लस H2O बनेगा नहीं बनेगा, इसकी क्रिया इससे करा दो, CuSO4 बनेगा और H2O बनेगा। तो कुल मिला के इनको और इनको मिला के हम ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका अम्लीय लवण। नेक्स्ट बात करते हैं क्षारीय लवण, सेकंड। क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण का मतलब क्या होगा कि जो अम्ल होगा वो तो दुर्बल होगा और क्षार कैसा होगा, प्रबल होगा। तो परिभाषा लिख देंगे, जब दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार को आपस में मिलाया जाता है आपस में मिलाया जाता है तो क्षारीय लवण का निर्माण होता है। क्षारीय लवण का निर्माण होता है। यदि मैं पीएच की बात करूं तो इनका पीएच कितना होगा, 7 से अधिक होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे लिख देते हैं क्षारीय लवणों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यह 7 से 14 के बीच होता है, ऐसे लिख लो, एक ही बात है, 7 से 14 के बीच होता है। 14 भी होगा भैया ना, 14 काउंट होगा, 7 काउंट नहीं होगा, 7 से अधिक, 7.1 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, 7 से 14 के बीच होता है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो वही बात वही इसकी, अम्ल तो दुर्बल होगा, क्षार प्रबल होगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके कौन से लवण बनाएंगे, क्षारीय लवण बनाएंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपको सीधा, जैसे आप लोग लिख सकते हैं, एक तो जैसे दावन सोडा, भाई NaOH है और ये जब आपस में जुड़ेंगे तो देखो Na ये H प्लस होता है ना, और इसका माइनस का 2 होता है, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, तो OH और H दोनों जोड़ करके H2O, और ये Na और CO3 दोनों जोड़ करके Na2CO3। तो मैं सीधा एग्जांपल लिख दूंगा, आप लोग आपस में अभिक्रिया करवा के और एग्जांपल ढेर सारे बना सकते हैं। तो ये फिर मैं सीधा एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे दावन सोडा होता है Na2CO3, इसके अलावा बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, हालांकि इसका पूरा सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो Na2CO3 यानी दावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा जो होता है, और NaHCO3 खाने का सोडा, मीठा सोडा, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है भाई। चलो आगे बात करते हैं अपन उदासीन लवण की। तीसरा है आपका उदासीन लवण। उदासीन लवण, तो उदासीन का मतलब क्या होगा, क्षार भी प्रबल होगा, अम्ल भी प्रबल होगा, बनेगा उदासीन लवण। तो परिभाषा लिख देते हैं, जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो उदासीन लवण का
निर्माण होता है। उदासीन लवण का निर्माण होता है। यदि इनका पीएच की बात करें तो इनका पीएच होगा 7। ठीक है, बताए थे मैंने आपको अभी, तो लिख देंगे भाई उदासीन लवणों का पीएच मान 7 होता है, 7। एग्जाम्पल की यदि अपन बातचीत करें तो देखो सिंपल सी बात है, अम्ल भी प्रबल होगा, क्षार भी प्रबल होगा, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा उदासीन लवण। तो मैं सीधा सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ NaCl। इसके अलावा और भी बना सकते हैं आप लोग, Na2SO4 बना सकते हैं, NaNO3 बना सकते हैं, है ना, KCl बना सकते हैं, K2SO4 बना सकते हैं, KNO3 बना सकते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैं एक ही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, तो ये आपके लवणों के प्रकार हो चुके हैं। 3 प्रकार के होंगे, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। अम्लीय लवण कब बनेगा? जब अम्ल प्रबल होगा, क्षार दुर्बल होगा। क्षारीय लवण कब बनेगा? जब अम्ल दुर्बल होगा, क्षार प्रबल होगा। उदासीन लवण कब बनेगा? जब दोनों प्रबल होंगे। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल हम इनसे बना सकते हैं भाई। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलेगा, उदासीन बनेगा। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार बनेगा तो अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल दुर्बल प्रबल क्षार तो क्षारीय लवण। इस प्रकार आप लोग इनके एग्जाम्पल भी क्रिएट कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी आप लोग बना सकते हैं, रटने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। तो जो टाइप वाला जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन, और उसका नाम है सूचक। नेक्स्ट टॉपिक इसका नाम है सूचक। सूचक मीन्स सूचना देने वाले। यहाँ पे किसकी सूचना देंगे? अम्ल क्षार की, इसलिए इसका दूसरा नाम हो जाएगा अम्ल क्षारक सूचक। अम्ल क्षारक सूचक, है ना, इंडिकेटर। देखिए सूचक का मतलब है सूचना देने वाला। अब सूचना तो किसी की भी दे सकते हैं, तो आपके ना एक ही सूचक है, अम्ल क्षारक सूचक, अम्ल और क्षार के बारे में बताने वाला। तो यदि सूचक शब्द आए तो भी आपको कौन सा सूचक माना है? अम्ल क्षारक सूचक ही मान के चलना है। और अम्ल क्षारक सूचक से आएगा तो आप लोग समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो यदि मैं पहले इसके डेफिनेशन की बात करूँ तो देखो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन क्या बनेगी? वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की प्रकृति का बोध कराते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की प्रकृति का बोध कराते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की प्रकृति का बोध कराते हैं सूचक कहलाते हैं। ठीक है भाई, वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की प्रकृति का बोध कराते हैं सूचक कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ना जैसे एक बाउल है, एक कटोरी है और एक बाउल ये है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है और इसके अंदर भरा हुआ है। अब मुझे पता नहीं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो जो पदार्थ मुझे ये बता देंगे कि ये तो अम्ल है और ये क्षार है, या ये क्षार है ये अम्ल है, ऐसे प्रकृति का बोध करा देंगे, वो पदार्थ ही क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे। क्लियर है भाई? चलो आगे देखो, प्रकार की बात करते हैं सूचक के। तो सूचक ना 2 प्रकार के होते हैं जी। सूचक आर 2 टाइप्स। सूचक 2 प्रकार के होते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं भाई।
क्या बात है। हाँ, सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला रंगीय सूचक और सेकंड होता है आपका गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी है ना, गंधीय सूचक। सूचक दो प्रकार के, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। पहले बात कर लेते हैं अपन रंगीय सूचक की। सबसे पहला बात कर लेते हैं रंगीय सूचक। देखो सिंपल सी बात है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका जो रंग होगा ना वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, रंगीय सूचक कहलाते हैं। यानी मेरे पास वापस में जैसे ये दो बाउल है, दो कटोरी है, एक ये रही एक ये रही, इसके अंदर कुछ केमिकल भरा है, इसके अंदर कुछ केमिकल भरा है, एक में अम्ल है एक में क्षार है। अब मुझे पता नहीं कौन से में अम्ल है कौन से में क्षार है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्ल में तो अलग रंग देंगे, क्षार में अलग रंग देंगे। अब ये हमें पता होना चाहिए कि ये पदार्थ अम्ल होने पर ऐसा रंग देगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये अम्ल है, और ये भी पता होना चाहिए कि ये पदार्थ क्षार में ऐसा कलर देता है। यानी ये एक्सपेरिमेंट बेस की चीज़ें हैं जो दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे माना कि मेरे पास ये कोई पदार्थ है, इसका नाम है ए। ठीक है, ये अम्ल में डालने पर तो लाल हो जाता है, अम्ल में डालूंगा एसिड में तब ये लाल हो जाएगा, और जब मैं इसको क्षार में डालूंगा तब ये नीला हो जाएगा। बी का मतलब बेस। ए कोई पदार्थ है, जब ये अम्ल में डलेगा तो लाल होगा, क्षार में डलेगा तो नीला होगा। अब मान लीजिए मैंने इसको उठा के इसमें डाला और इसका कलर नीला हो गया, यानी इसमें जो भी था वो क्या था, क्षार था। तो इस प्रकार ना उनके रंगों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं पहले, और फिर इसके जो भी एग्जाम्पल, इसके भी आगे टाइप्स होते हैं दो, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ भाई। वे पदार्थ जिनका रंग, वे पदार्थ जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, वे पदार्थ जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, रंगीय सूचक कहलाते हैं। रंगीय सूचक कहलाते हैं। ठीक है भाई। देखिए रंगीय सूचक के भी प्रकार होते हैं भाई, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो रंगीय सूचक दो प्रकार के होते हैं। रंगीय सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला सुनना, पहला तो होता है प्राकृतिक रंगीय सूचक। प्राकृतिक रंगीय सूचक, और सेकंड होता है कृत्रिम रंगीय सूचक। तो जो सूचक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो रंगीय सूचक हैं, प्राकृतिक रंगीय सूचक, कृत्रिम रंगीय सूचक। अब प्राकृतिक का मतलब है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, है ना, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, कोई जीव जंतु वगैरह, वो सब चीज़ें हैं। और कृत्रिम का मतलब है जो इंसान खुद बनाएगा लैब के अंदर। तो इनके एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, देखना। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्राकृतिक रंगीय सूचक के उदाहरण। प्राकृतिक रंगीय सूचक। इसके उदाहरण लिख रहा हूं मैं सीधा। एग्जाम्पल, तो देखो भाई,
इसका एग्जाम्पल है जैसे लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, इसके अलावा पेटूनिया, इसके अलावा जेरानियम, इसके अलावा हाइड्रेजिया। ये सारे इसके एग्जाम्पल है। लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, जेरानियम एंड हाइड्रेजिया। देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका आपको मैं बता दूं, ये जो लिटमस है ना, इसको याद कर लेना भाई। ओनली आपको लिटमस याद कर लेना, बाकी मैं भी आपको याद करवा दे रहा हूँ। लिटमस याद हो जाना चाहिए। देखो ये क्या है, टे, इसको मैं है बना सकता हूँ, है से हल्दी, है से क्या बन जाएगा, हल्दी। हल्दी में देखो ले आ रहा है क्या, ले से लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी पत्ता शब्द आ रहा है, पत्ता से बनेगा पत्त, और पत्त से बनेगा पट, पट से पेटूनिया, पेटूनिया में लास्ट में निया आ रहा है, निया, निया से जिया यानी हाइड्रेजिया, और एक जेरानियम। इसको याद कर लेना। इस प्रकार आप लोग ये एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल बात करते हैं अपन कृत्रिम रंग सूचक की। कृत्रिम रंगीय सूचक, हाँ भाई, कृत्रिम रंगीय सूचक में आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक तो याद रखना है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। एक आपको याद रखना है फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन, ये आपको याद रखना है, फिनोल्फथेलिन। ठीक है, ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक है। क्लियर है ना भाई। तो अब देखो, अब इनके द्वारा अपन कैसे पता करेंगे कि ये अम्ल है, ये क्षार है। तो इनका ना आपको कलर पता होना चाहिए। जैसे लिटमस है, इसका अम्ल में कलर कैसा होता है, क्षार में कैसा होता है। लाल पत्ता गोभी है, अम्ल में कैसा होगा, क्षार में कैसा होगा। ये कलर आपको पता होना चाहिए, तो अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद में यहाँ पे लिखेंगे अपन ये जो रंगीय सूचक, रंगीय सूचक। फिर बात करते हैं इसका प्राकृतिक रंग कैसा होगा, उसके बारे में लिखेंगे, प्राकृतिक रंग कैसा होगा। फिर बात करेंगे अम्ल में रंग कैसा होगा, अम्ल में रंग। फिर बात करेंगे क्षार में कैसा कलर होगा, है ना। हाँ भाई, एक मिनट मैं कैमरे में देख लेता हूँ, साइज वगैरह अक्षरों की ठीक है, प्रॉपर है, देख रहा है सब कुछ। थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ना, वर्ड्स की साइज इंक्रीज कर लेता हूँ थोड़ी सी। हाँ भाई, चलो लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। हाँ देखना भाई, तो कौन कौन से रंगीय सूचक आपने लिखे थे वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखा था लिटमस। देखो एक चीज और, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किन्हीं भी दो प्राकृतिक रंगीय सूचक के उदाहरण। तो आपको प्राकृतिक रंगीय सूचक लिखना है, किन्हीं भी दो कृत्रिम रंगीय सूचक कृत्रिम का ही लिखना है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए किन्हीं भी दो रंगीय सूचक, उसने ये क्लियर नहीं किया है कि प्राकृतिक का लिखना है या कृत्रिम का, तो दोनों में से किसी का भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा था लिटमस का। इसके बाद करेंगे
लिटमस के बाद में हल्दी, हल्दी के बाद में लाल पत्ता गोभी, इसके बाद में पेटूनिया, पेटूनिया का आपके नहीं है, कुछ भी नहीं दे रखा है तो उसको रहने दो। पेटूनिया के बाद में हाइड्रोजिया, हाइड्रोजिया के बाद में जेरानियम, इसका भी कुछ भी नहीं दे रखा है। फिर आ जाओ कृत्रिम के अंदर मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। फिर आ जाओ लास्ट में फिनोल्फ्थेलिन, एक मिनट, फिनोल्फ्थेलिन। हाँ देखिए, जो लिटमस होता है ना, इसका प्राकृतिक रंग होता है बैंगनी, इसका प्राकृतिक कलर तो कैसे होगा, बैंगनी। नेचुरल चीज है तो नेचुरल कलर तो इसका बैंगनी होगा। यदि मैं अम्ल में बात करूं तो अम्ल में क्या होगा, इसका जो कलर हो जाता है ना वो लाल हो जाता है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था कि जो लिटमस होता है उसको जो अम्ल होगा वो नीले को लाल में, यानी लाल बन चुका है मतलब अम्ल है। तो अम्ल में लिटमस का रंग कैसा होगा, लाल होगा, और क्षार में कैसा होगा, नीला होगा। क्लियर है भाई, ठीक है। हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी का जो कलर होता है प्राकृतिक पीला होता है, अम्ल में कैसा होगा, पीला होगा, और क्षार में कैसा हो जाएगा, लाल भूरा। पूरी तरह लाल भी नहीं होगा, पूरा भूरा भी नहीं होगा, लाल भूरा सा कलर होता है ना। लाल पत्ता गोभी बात करते हैं तो इसका प्राकृतिक कलर तो लाल ही होता है, अम्ल में भी इसका कलर लाल ही होगा, लेकिन क्षार में इसका कलर कैसे हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है। हाइड्रोजिया की बात करते हैं तो प्राकृतिक कलर इसका नीला होता है, इसमें भी नीला होगा, और जो क्षार में कलर होगा इसका वो हो जाएगा पिंक, गुलाबी। मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं तो इसका कलर प्राकृतिक कलर होता है नारंगी, अम्ल में इसका कलर होगा लाल, और क्षार में होगा इसका, क्षार में इसका हो जाएगा पीला। फिनोल्फ्थेलिन की बात करते हैं तो प्राकृतिक रंग इसका कुछ नहीं, ये कलरलेस होता है यानी रंगहीन होता है, अम्ल में भी ये रंगहीन ही होगा, लेकिन क्षार में इसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो ये फिक्स कलर है भाई कि अम्ल होने पर इसका ऐसा कलर हो जाएगा, क्षार होने पर इसका ऐसा कलर हो जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो लिटमस का प्राकृतिक रंग, देखो एक बात और, ये लिटमस क्या होता है ये अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, है ना। एक नोट लिखवाऊंगा उसके अंदर ये डिस्कस करूंगा लिटमस क्या होता है। तो लिटमस का नेचुरल कलर तो बैंगनी होता है, लेकिन अम्ल में इसका कलर लाल हो जाएगा, क्षार में नीला हो जाएगा। हल्दी का पीला होता है नेचुरल, अम्ल में भी पीला रहेगा, क्षार में लाल बुरा हो जाएगा। लाल पत्ता गोभी का प्राकृतिक कलर लाल, अम्ल में लाल, क्षार में हरा। हाइड्रोजिया का नीला, यहाँ पर नीला, यहाँ पे गुलाबी। मेथिल ऑरेंज का नारंगी, यहाँ पे लाल, यहाँ पे पीला। फिनोल्फ्थेलिन का रंगहीन, रंगहीन और गुलाबी। कुछ मैं आपको याद करा देता हूँ ट्रिक के द्वारा, तो सुनिएगा भाई। लिटमस का तो आपको याद रखना ही है, लिटमस का प्राकृतिक कलर बैंगनी होता है, और अम्ल में याद रखवाया था अनिल से, अम्ल नीले को लाल, यानी अम्ल में लिटमस का रंग लाल हो जाएगा, तो लाल हो गया, क्षार में नीला। हल्दी की बात करते हैं तो सभी जानते हैं हल्दी का कलर पीला होता है। अब आपने सब्जी में हल्दी डाली, हल्दी का कलर पीला हो चुका है, ऊपर से ना उसमें नींबू को निचोड़ दो, यानी अम्ल को निचोड़ दिया, तो क्या हल्दी का कलर चेंज होता है, क्या सब्जी का कलर चेंज होता है, कि नहीं, पीला ही रहता है। तो अम्ल में भी पीला ही रहेगा। लेकिन अब आप जैसे खाना खा रहे हो, आपके ना वाइट कलर की शर्ट है, उस पर सब्जी गिर गई, अब सब्जी गिर गई तो आप लोग धोने जाओगे, साबुन लगाओगे, साबुन होता है क्षार, जैसे आप लोग उस हल्दी में साबुन लगाओगे, क्षार लगाओगे, तो पीला कलर ना लाल भूरा सा हो जाता है, तो लाल भूरा। क्लियर है। लाल पत्ता गोभी की बात करते हैं, आगे क्या लिखा है, लाल, तो यहाँ पर भी लाल कर दो, यहाँ पर भी लाल कर दो। आगे लिखा है पत्ता, और पत्ते का कलर कैसा होता है भाई, हरा होता है, तो यहाँ पे हरा हो गया। हाइड्रोजिया, देखो यहाँ पे शब्द आ रहा है जिया, जिया से बनेगा पिया, पिया का मतलब हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं अपन।
है ना। तो एक बार क्या हुआ, वाइफ ने हस्बैंड को कूट दिया अच्छे से, वाइफ को ना गुस्सा आ गया था भाई, अब अच्छे से कूटा तो वाइफ नीला हो गया। हालांकि ध्यान रखना ये केवल मैं याद रखने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। वाइफ ने हस्बैंड को कूटा, भाई कूटते हैं ना, पिटाई होते तो नीले पड़ जाते हैं, अच्छे से कुटाई पिटाई हो जाए तो वाइफ ने हस्बैंड को कूटा, नीला हो गया। अब हस्बैंड कौन सा कम था, उसने भी गुंडागर्दी दिखा दी, लाठी चार्ज कर दिया, वो भी नीली पड़ गई। हस्बैंड भी नीला, वाइफ भी नीला। लेकिन अब मुझे बताओ, जब मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाएगी ना, तो फिर बीवी को मनाना तो पड़ेगा। और लड़कियों को सबसे अच्छा कौन सा कलर पसंद होता है, गुलाबी। जो पिया है ना वो गुलाबी रंग की साड़ी लेके आएगा। आई थिंक ये याद हो गया होगा, हाइड्रेजिया में जो जिया शब्द है इससे बना पिया, और जो पिया होता है उसकी कुटाई पिटाई की, नीला हो गया। पिया ने भी कुटाई पिटाई कर दी, वो भी नीली हो गई, और मनाने के लिए गुलाबी रंग की साड़ी लेके आए भाई। ठीक है, आगे देखो, मेथिल ऑरेंज। ऑरेंज यानी क्या होता है, संतरा या नारंगी होता है, तो इसका कलर नारंगी होगा। और मुझे बताओ, यदि किसी बच्चे के नारंगी ले लेंगे ना, तो पहले तो गुस्से में लाल होगा, फिर पीला हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं गुस्से में पहले लाल होते हैं फिर पीले होते हैं, है ना। तो आपने उसके नारंगी ले ली तो पहले लाल होगा, फिर भी नहीं देंगे तो पीला हो जाएगा गुस्से में। इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं, और इसको याद कर लेना। फिनोल्फ्थेलिन का प्राकृतिक कलर रंगहीन होता है, अम्ल में रंगहीन होता है, क्षार में गुलाबी होता है। क्लियर है भाई। तो ये हो गया आपका रंगीय सूचक। अब बात करते हैं गंधीय सूचक की। सेकंड है ना, देखो आप लोग यहाँ पे अपने डिस्कस किया था, दो प्रकार के सूचक होते हैं, रंगीय और गंधीय। तो रंगीय सूचक कंप्लीट है, इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके दोनों भाग हो गए, दोनों के एग्जाम्पल हो गए, एक्सपेरिमेंट बेस भी मैंने आपको बता दिया है। सेकंड देखते हैं गंधीय सूचक। हाँ भाई, तो गंधीय सूचक का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना उनकी गंध चेंज हो जाएगी, स्मेल चेंज हो जाएगी। रंगीय सूचक में तो रंग चेंज होता था, यहाँ पे गंध होगा। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी, वे पदार्थ जिनकी गंध यानी स्मेल अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। क्लियर है भाई। भाई रंगीय सूचक में तो रंग चेंज हो रहा था, यहाँ पे स्मेल गंध चेंज हो जाएगी। कैसे, अभी मैं एक्सपेरिमेंट यानी लिख के बताऊंगा कैसे कैसे चेंज होता है, पूरा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको ना। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ एक बार, प्रॉपर चल रहा है ना। हाँ भाई, सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ भाई, वापस मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो सिंपल सी बात है, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। हम यहाँ पर घंटे भर खड़े रहते हैं, है ना, और परेशान होते हैं। देखो वो चीज़ अलग है, आपको एकदम सुपर क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, हर चीज़ आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको ना वीडियो को अधिकतम बच्चों तक शेयर करो, अधिकतम बच्चों को जोड़ो भाई। ठीक है। और कोर्स जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और नोट्स का, कल परसों में उसके अंदर ऑफर आने वाला है स्टार्टिंग के 50 बच्चों के लिए। तो जिस भी बच्चे को कोर्स ज्वाइन करना है फटाफट ज्वाइन कर लेना, है ना। कम फीस में ज्वाइन हो जाएगा, बाद में उसकी फ़ीस जो भी प्रेजेंट में फ़ीस जो है इसकी वो वापस आ जाएगी भाई। ठीक है ना। तो ऑफ़र का आपको फ़ायदा उठाना है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, उसमें नोट्स अपडेट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस साल के क्वेश्चंस ऐड करने हैं। तो जैसे मैं ऐड करूँगा मैं वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा, और वीडियो में आपको बता दूंगा ये कि इसकी प्राइस इतनी हो चुकी है।
तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्टिंग के 50-60 जो मैं उसमें लगाऊंगा उतने बच्चों के लिए ऑफर रहेगा। बाद में फिर वापस उसकी जो पहले की जो प्रेजेंट फीस है वो आ जाएगी भाई, ठीक है ना। तो ऑफर का फ़ायदा उठाना आपको। तो वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है गंधीय सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें इसका, तो देखो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे प्याज, प्याज के अलावा वैनिला एसेंस, वैनिला एसेंस क्या होता है, ये ना एक प्रकार का फ्लेवर होता है भाई। जैसे शहद होता है ना, वैसा केमिकल होता है, फ्लेवर होता है ये, है ना, वैनिला एसेंस। और तीसरा लौंग का तेल, लौंग का तेल, ठीक है। तो इनकी ना गंध होती है ना, वो अम्ल में और क्षार में बदल जाती है, यानी चेंज होगा कुछ ना कुछ। कैसे होगा वो देखना। पहले बात करते हैं अपन प्याज वाला। तो देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 2 सूती कपड़े लेने हैं, सूती कपड़े के 2 टुकड़े लेने हैं और प्याज लेना है। प्याज को ना बारीक काट लेना है। काटने के बाद में एक लेना आपको पॉलीथीन। उस पॉलीथीन के अंदर जो सूती कपड़े लिए थे आपने दोनों, वो रख देने हैं। प्याज के जो स्लाइस आपने कट किए हैं वो रख देने हैं। पॉलीथीन को बांध के और फ्रिज के अंदर रख देने हैं 8 से 10 घंटे के लिए, यानी शाम को रख दो, सुबह निकाल लो। अब आप क्या करना है, अब जैसे आप लोग उसमें से जब कपड़ा निकालेंगे ना दोनों, तो आपको पता है उन दोनों कपड़ों में प्याज की स्मेल आ रही होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो एक कपड़े का टुकड़ा ये रहा और एक कपड़े का टुकड़ा ये रहा। आपके पास 2 पात्र है, दोनों में एक में अम्ल है एक में क्षार है, लेकिन ये पता नहीं है कौन से में अम्ल है कौन से में क्षार है, ठीक है। दोनों सूती कपड़े हैं, दोनों में से प्याज की स्मेल आ रही है। आपने क्या किया, ये वाला पदार्थ इसमें डाल दिया। मान लीजिए आपने जैसे ही इसमें ये पदार्थ डाला और इस कपड़े में से यदि प्याज की गंध गायब हो जाती है, प्याज की स्मेल अब नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने जो भी डाला था वो क्या डाला था, क्षार था। और यदि आपने ये डाला और फिर भी गंध आती रही तो ये अम्ल था। यानी अम्ल के केस में गंध गायब नहीं होगी, लेकिन क्षार के केस में गंध गायब हो जाएगी। आई थिंक ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ आसान भाषा में, देखना भाई। तो आपको क्या लेना है, प्याज की गंध युक्त कपड़ा, प्याज की गंध युक्त कपड़ा 2 लेने आपको ऐसे। तो एक और लिख देता हूं मैं, प्याज की गंध युक्त कपड़ा, ठीक है। इसमें माना कि आपने अम्ल डाला और इसमें आपने क्षार डाला। तो अम्ल डालेंगे ना तो गंध आती रहेगी, गंध यथावत रहेगी या गंध आती रहेगी, और इसमें गंध गायब हो जाएगी, ठीक है। अम्ल के केस में तो गंध आती रहेगी, क्षार के केस में गायब हो जाएगी। याद कैसे रखेंगे, ऐसे अम्ल ऐसे आती रहेगी, यानी अम्ल की कंडीशन में, अम्ल के केस में अम्ल डालने पर गंध आती रहेगी, ठीक है, और क्षार में गायब हो जाएगी। सेकंड बात करते हैं वैनिला एसेंस। तो सेम केस है भाई, सेम चीज होगी। वैनिला एसेंस के अंदर क्या होगा देख लेना भाई, यहाँ पे लिखा आपने वैनिला एसेंस, तो 2 बार लिख देता हूँ मैं। इसमें ना स्मेल आती है, ये फ्लेवर होता है एक प्रकार का, वैनिला एसेंस, और वापस लिख रहा हूँ मैं वैनिला एसेंस। इसमें अम्ल डाला, इसमें क्षार डाला। तो अम्ल के केस में तो गंध आती रहेगी, जो वैनिला एसेंस है ना इसमें से गंध आती रहेगी, गंध आती रहेगी, और इसमें गंध गायब हो जाएगी। सेम चीज है, ऐसे अम्ल ऐसे आती रहेगी, गंध गायब हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल ये था अपने लौंग का तेल, तो इसका भी देख लीजिए। इसमें भी सेम चीज है भाई,
लौंग के तेल में भी लौंग का तेल, यहाँ पे लिखना आपको 2 बार लौंग का तेल, और लौंग का तेल। एक में अम्ल डालेंगे और एक में क्षार। अम्ल के केस में क्या होगा, गंध आती रहेगी और इसमें गंध गायब हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपने ना एक्सपेरिमेंट भी देख लिए हैं कि अम्ल के केस में तो गंध आती रहेगी और क्षार के केस में गंध गायब हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर आपको ना मैं 2 नोट लिखवाऊंगा लिटमस के बारे में, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो चुका है। और वो लिखने के बाद में ये वाला जो टॉपिक है आपका सूचक, ये कंप्लीट हो जाएगा। सूचक के बाद में फिर अपन नया टॉपिक लेंगे। तो पहली बात तो वीडियो कैसे लगा है आपको लाइक करके बताना है, कमेंट रुकने नहीं चाहिए भाई, है ना, कैसे क्लासेज लग रही है कैसे नहीं, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, लाइटिंग वगैरह ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। और शेयर तो करना ही है आपको, वो तो आपकी जिम्मेदारी है ही भाई। हम हमारी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, आपको भी आपकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो वीडियो को अधिकतम लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू।